गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये टॉपिक है आपका चैप्टर 2 क्लास 9 बायोलॉजी। तो सेल से तो हम लोग पहले से वाकिफ हैं ही, इसलिए हम फिर से जो आपका प्री नॉलेज है उसको लेके आगे चलेंगे। एज वी नो दैट सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल मतलब बनावटी तौर पे, और फंक्शनल मतलब कार्यशील तौर पे, दोनों तरह से फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब जो लाइफ इमर्ज होता है वो सेल से ही होता है। ठीक, इसके बाद हमारा सेल का डिस्कवरी किए थे रॉबर्ट हुक 1861 में रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल डिस्कवर की गई थी। और ये कॉक सेल पे मतलब कि वो अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप पे जब देख रहे थे उसमें इन्होंने सेल डिस्कवर किया था। उसका नाम रखा था सेल, क्योंकि ये हनीकॉम्ब की शेप में नजर आ रहा था, जो हेक्सागोनल शेप हनीकॉम्ब का होता है उस शेप में नजर आ रहा था। इसके बाद लीवेनहुक ने पहली बार लिविंग सेल को डिस्कवर किया, जो पॉन्ड वाटर में उन्होंने पाया। और रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस होने का प्रमाण दिया 1831 में। और उसके बाद पार्किंग ने सबसे पहले जो सेल के अंदर लिक्विड या फ्लूइड स्पेसिफाई रहते हैं उनको नाम दिया प्रोटोप्लाज्म का। क्या नाम दिया उन्होंने? प्रोटोप्लाज्म का 1839 में। ठीक, अब तक आपने देखा सेल से रिलेटेड बातें। अब सेल एज थ्योरी, सेल का थ्योरी क्या दिया गया सेल के ऊपर? वो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी ऑर्गेनिज्म है सभी के सभी सेल से बने हुए हैं। एंड सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल ही उनका आधार है। मतलब लाइफ का जो आधार है वो क्या है? सेल है। ठीक, इसको स्केलेंडर एंड स्वान ने दिया था इस थ्योरी को। उसके बाद नेक्स्ट, ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब जितने न्यू सेल बनते हैं वो कोई ना कोई पुराने सेल से बने होते हैं। जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन कैसे होता है, तो एक सेल डिवाइड होकर 2 सेलों में, 4 सेलों में बढ़ता है, तो इसी को सेल डिवीजन या फिर न्यू सेल थ्योरी भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट, सेल वैरी इन शेप एंड साइज। सेल का अलग अलग शेप, अलग अलग साइज हो सकता है, जैसे कि स्फेरिकल, ओवल, रेक्टेंगुलर, स्पिंडल, या फिर कोई इरेगुलर शेप जिसका कोई शेप ही ना हो। इसके अलावा और स्पेसिफिकेशन होता है, प्लांट सेल अलग टाइप्स के होते हैं, एनिमल सेल्स अलग टाइप्स के होते हैं। और एवरेज सेल साइज जो माना गया है साइज के अनुसार वो है 0.5 to 20 माइक्रोमीटर। ये ध्यान में रखें, ये म्यून जो है साइज, ये माइक्रोमीटर का साइज है। और ह्यूमन सेल में सबसे स्मॉलेस्ट सेल माना जाता है आरबीसी सेल को, और सबसे लार्जेस्ट सेल माना जाता है नर्व सेल को। तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, we will discuss about types of cell. टाइप्स ऑफ सेल मतलब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ये सेल 2 टाइप्स के होते हैं। तो ये है पहले प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल आर जस्ट प्रिमिटिव, नाम से ही इसका जाहिर होता है। प्रोकैरियोटिक मींस प्रिमिटिव सेल, जो कि बहुत पहले विकसित नहीं हुआ है, बहुत पुराना सेल है। और इसमें क्या है कि ये इनकम्प्लीट सेल भी माना जाता है, इसमें पूरे तरह से इसका स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता है। ठीक, they lack true nucleus and always unicellular। ये न्यूक्लियस जो होता है इसका ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता है। और इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ब्लू ग्रीन एल्गी जो है और बैक्टीरिया है, ये सभी इनके में मूवमेंट के लिए फ्लैजिलम या सिलिया मौजूद रहता है। उसके बाद आते हैं यूकैरियोटिक सेल पे। यूकैरियोटिक सेल्स आर एडवांस्ड सेल। ये कैसे सेल्स हैं? ये डेवलप्ड सेल है, एडवांस सेल्स है और कंप्लीट सेल्स भी है। दे हैव ट्रू न्यूक्लियस एंड बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली। इनका न्यूक्लियस जो होता है हमेशा ट्रू रहता है, मतलब कि न्यूक्लियस बाउंडेड रहता है, और सेल ऑर्गेनेल्स भी बाउंडेड रहते हैं। और इसमें सभी मतलब करीब करीब जितने ऑर्गेनिजम्स आते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, वो सभी आ जाएंगे इसमें, बाकी जो प्रोकैरियोटिक नहीं है। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी सेल्स भी ये प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल है। अब हम लोग डायग्राम देखेंगे। डायग्राम क्या? फर्स्ट हमारा डायग्राम देखिए आप। ये डायग्राम में आप प्रोकैरियोटिक सेल देख पा रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है? जो न्यूक्लियस है ये स्कैटर कर रहा है, इसका कोई बाउंडेशन है नहीं है। और
साइटोप्लाज्म आपको देख रहे हैं, फ्लैजिला दिख रहा है आपको। ये न्यूक्लियोइड जो है, डीएनए जो हमारा हेरिडिटरी यूनिट भी माना जाता है, वो जस्ट स्कैटर कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। अगर पॉसिबल हो तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहता है या फिर नहीं रहता है, ठीक है। प्लास्टिस मौजूद है। नेक्स्ट है हमारा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल आपको देखने से बहुत विकसित सेल नजर आ रहा होगा। यूकैरियोटिक सेल में आप देख पा रहे हैं कि बस प्लांट सेल के केस में सेल वॉल होता है, पर एनिमल सेल के केस में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। तो हम एनिमल सेल के रूप में ही लेके चल रहे हैं इसको। बस आपको जस्ट एक सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रहा होगा, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर पूरे ऑर्गेनेलिज आपको एकदम डेवलप और ट्रू ऑर्गेनेलिज आपको दिख रहे होंगे। ये देख रहे हैं आप सेल मेम्ब्रेन, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो एक न्यूक्लियस को घेरे हुए है, न्यूक्लियोलस उसके बीच में एक डेंस पार्ट प्रेजेंट है, और क्रोमैटिन नेटवर्क भी स्कैटर कर रहा है। इसके बाद बाकी सेल ऑर्गेनेलिज आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कैसे प्रेजेंट है ये। सबसे पहले बात करें तो न्यूक्लियस के बगल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे घेरे हुए है, जो सेल से बाहर और बाहर सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसके बाद आ जाता है, हम फंक्शन बाद में देख लेंगे। इसके बाद राइबोसोम्स अटैच रहे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और अटैच ना रहे तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। उसके बाद हमारा गोल्गी अपरेटस आपको दिख रहा होगा। गोल्गी अपरेटस इस शेप का होता है। फिर सेंट्रियोल जो सेल डिवीजन के समय फंक्शन करता है, 8 क्लास के ये सब नॉलेज आप जानते होंगे। फिर लाइसोसोम सोसाइटल बैंक ऑफ टिश्यू। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोफिलामेंट्स, ये सभी हमारे सेल के ऑर्गेनेलिज हैं। चलिए अब आते हैं हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो एक सिंगल सेल में अपना पूरा फंक्शंस करते हैं, यही होते हैं सिंगल सेलुलर या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इसका जितना भी फंक्शन होता है ये उसी एक सेल में सीमित रहता है। ओके, अब आते हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स पे। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनका जो सेल होता है ग्रुप रहता है। एक जैसे कि हम अब डिस्कस करेंगे उसके बारे में। जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक सेल से नहीं बने होते हैं, ग्रुप बहुत सारे सेल्स का ग्रुप होता है। जैसे 8 क्लास में मैंने बताया भी होगा कि सेल्स जो होते हैं वो ग्रुप होकर टिश्यू बनाते हैं, और एक जो टिश्यू होता है उसमें सिमिलर टाइप ऑफ सेल होते हैं। एक टिश्यू में सिमिलर टाइप ऑफ सेल होता है, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में 2 टाइप या 3 टाइप अधिक टाइप के सेल्स हो सकते हैं। उसके बाद टिश्यू कंबाइन करके आपको ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन्स कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम। एट लास्ट हमारा ये कॉम्प्लेक्स बॉडी जो होता है ये बना होता है। तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके सेल्स ग्रुप रहते हैं, और ग्रुप बन के वो एक स्पेसिफिक फंक्शन या अलग अलग फंक्शंस को करते हैं। ठीक है, जैसे मल्टीसेल्युलर में हम ऑर्गेनिजम्स जितने भी प्लांट्स, एनिमल, ये सभी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप बीच में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं उसका सॉल्यूशन देते रहूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं हम सेल स्ट्रक्चर पे। सेल स्ट्रक्चर क्या है? सेल इज कंपोज्ड ऑफ सम बेसिक स्ट्रक्चर्स। सेल जो हमारा है ये अलग अलग स्ट्रक्चर से बना हुआ है। जैसे कि मैंने बताया था कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, बनावट कैसा है, इसके बारे में अभी मैंने दिखाया आप लोगों को जो डायग्राम, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस में कैसे उसके फंक्शंस होते हैं, क्या होता है, ये सब देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे फर्स्ट हमारा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ सेल। ये सेल को, सेल के इंटरनल पार्ट को सेल के एक्सटर्नल पार्ट से अलग करता है। तो ये बस एक बाउंड्री हो गया जो सेल को उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करता है। ठीक, इट इज लिविंग पार्ट ऑफ, ये जो सेल का सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, ये हमारा सबसे लिविंग पार्ट होता है। ठीक, इसके बाद ये वेरी थिन, इलास्टिक एंड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये बहुत ही बारीक और पतला मेम्ब्रेन होता है। इसके अलावा ये सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली का मतलब है कि बस वही पार्टिकल्स इसके अंदर जा पाएंगे या फिर बाहर से अंदर निकल पाएंगे जिनको ये सिलेक्ट करेगा। ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। As we know, plasma membrane is selectively permeable membrane. Plasma membrane selectively permeable membrane है।
तो ये क्या करेगा, इट अलाउज टू फ्लो लिमिटेड सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये उन्हीं सब्सटेंस को अंदर आने देगा या फिर बाहर जाने देगा जिनकी सेल को जरूरत है या फिर नहीं है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड सेल अ शेप। ये सेल को एक निश्चित शेप, डिफरेंट शेप देता है, प्रोवाइड देता है और प्रोटेक्ट इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। इसके अंदर के बनावट को भी ये बाहरी एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है। अगला है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। ये बाद में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। इज largely thick and freely permeable covering made up of cellulose। ये क्या से बना होता है, सेल्यूलोज या लिग्निन से बना होता है ये, और ये बहुत हार्ड होता है, थिक होता है और ये सेल को बाहर से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स इट इज ओनली अवेलेबल इन प्लांट सेल। तो ये जो सेल वॉल होता है ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के क्या फंक्शंस है? इट डिटरमाइंस शेप एंड प्रोटेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल को एक डेफिनिट स्ट्रक्चर शेप देता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट भी करता है। नेक्स्ट, प्रिवेंट्स ड्राइनेस ऑफ सेल। सेल को अंदर के जो पार्ट होता है वो विस्कस लिक्विड टाइप का होता है, इस कारण से इसको ड्राई होने से, सेल मेम्ब्रेन को या फिर इंटरनल सेल स्ट्रक्चर को ड्राई होने से रोकता है। एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इज फ्रीली परमिएबल, इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो ये ट्रांसपोर्टेशन में सेल को मदद करता है। नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म इज जेली लाइक विस्कस कलरलेस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट इन सेल ऑर्गेनेल्स। क्या होता है? ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है जिसपे बाकी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है, ये उनमें फ्लोट करते रहते हैं कोलाइडल फॉर्म में। ठीक, इट फंक्शंस। प्रोटोप्लाज्म क्यों इंपॉर्टेंट रखता है सेल के लिए? इट एक्ट एज स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल्स लाइक एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, शुगर। ये बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं, सॉल्ट्स हो गए, शुगर हो गया, एमिनो एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सब को स्टोर करता है। इसके अलावा इट इज द साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, जैसे कि हमने दिखाया था आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन वगैरह के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं ये अलग अलग रिएक्शन करते हैं। जैसे गोल्गी अपरेटस सिक्रीशन का काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज करता है। तो ये सारे फंक्शंस कहाँ होते हैं? प्रोटोप्लाज्म में होते हैं। इस कारण से हमारा प्रोटोप्लाज्म इंपॉर्टेंस रखता है। प्रोटोप्लाज्म को दो भाग में डिवाइड किया जाता है। प्रोटोप्लाज्म जो को फर्स्ट पार्ट है इसका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म आउटसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो कि प्रेजेंट रहता है प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही, तो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है दो पार्ट को डिवाइड करता है, एक न्यूक्लियर के अंदर और एक न्यूक्लियर के बाहर। तो न्यूक्लियर के बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। एंड नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इज पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये कहां रहता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।